बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया कैसर और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के मुकम्मल हुए इंतखाबात के हवाले से। सरकारी सतह पर नताइज भी सामने आए, नए अरकान असम्बली ने हलफ भी लिया और यहाँ तक कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी अपने ओहदों का हलफ ले चुके हैं। हल्फ लेने के दौरान जो असम्बली के बीच कार्रवाई हुई, वहाँ किस तरह के मसाइल दरपेश रहे, उन पर आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। उसके साथ साथ आज का प्रोग्राम इसलिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रहे हैं। कब तक ये दौरा मुतवक्के है और इसकी नौयत क्या है, ये हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। और उसके साथ साथ सबसे अहम सवाल जो कि इस वक्त जीबी में मुख्तलिफ पैमानों में गूंज रहा है, वज़ीर आला जीबी का कौन होगा। खालिद खुर्शीद और फतेहुल्लाह, दो नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बल्कि अगर हम निजी टीवी की बात करते चलें तो कुछ निजी टेलीविज़न जो हैं उन्होंने खालिद खुर्शीद का नाम जो है वो कंफर्म भी कर दिया। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि दोनों, अगर हम कैंडिडेट्स की बात करते चलें तो किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है, किसके नाम ये कुरान निकलेगा। इस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है नवीस सती साहब को। सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में अपनी कीमती राय लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया एक बार वक्त देने के लिए हमें दोबारा से। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को बहुत क्लोजली आपने मॉनिटर किया, वॉच किया। फाइनली रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं। सरकारी सतह पर नोटिफिकेशन भी होगी, अरकान असम्बली ने हल्फ भी ले लिया। इससे पहले कि हम वज़ीर आज़म के अहम ओहदे पर बात करें, लेकिन हम बात कर लेते हैं असम्बली की कुछ कार्रवाई के हवाले से जो कि आज हुई, और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों के हवाले से, इसके बारे में आगाह कीजिएगा। कुछ मुश्किलात भी रहीं। बिल्कुल ज़ाहिर है, हमने देखा कि इलेक्शन का मरहला तो कंप्लीट हुआ 15 नवंबर के बाद 22 नवंबर को, और उसके बाद अब 24 के 24 और बल्कि मैं कहूँ कहीं कि 33 कम्प्लीटली हलफ जो है वो उठा चुके हैं। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो अमल में लाया गया है, जिसमें अमजद ज़ैदी हैं, उन्होंने 18 वोट हासिल किया, और एडवोकेट नज़ीर हैं, उन्होंने 22 वोट हासिल किए। ज़ाहिर है, एक तो ये है कि आज का मरहला ख़त्म होने के बाद अब ज़ाहिर वज़ीर आला की दौड़ में जो मौजूद हैं दो बड़े नाम हैं। आल्दो के जो आपने जिक्र किया कि निजी टीवी चैनल जो है वो किसी नाम तो ले रहा है, लेकिन अभी तक चीज़ें जो है वो शायद वो नहीं है। नहीं, बड़े वाज़े तौर पे दावे भी बुलंद बांग हमारे सामने आ रहे हैं कि जी खालिद खुर्शीद साहब जो हैं वो सीएम की जो दौड़ है उसमें आगे दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रा कंपैरिजन हमारे सामने प्लीज़ पेश कीजिएगा, जो कि आपके अपने तज़िया भी कहता है, आपकी अपनी निगाह भी कहती है, और फिर दूसरे जो ज़राए हैं उनके ज़रिए से क्या मालूमात है आपके पास। देखें, कंपैरिजन अगर आप करेंगे, ज़रा फतेहुल्लाह ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के उन्होंने 2014 में पार्टी को ज्वाइन किया, और अगर हम बात करेंगे खालिद खुर्शीद की तो उन्होंने 2018 में ज्वाइन किया। पहला कंपैरिजन ये है। पार्टी के लिए कुर्बानी की बात करेंगे तो फतेहुल्लाह की ज़्यादा होंगे। आप इस्लामाबाद की बात करें, आप कहीं भी बात करें, ज़ाहिर है वो हल्का 2 से उनका ताल्लुक है। जितने भी आपने देखा होगा जब भी इमरान खान गए, वो ज़ाहिर जो है वो बड़े एक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया। खालिद खुर्शीद उस तरीके से एक्टिव नहीं रहे इससे पहले। नहीं, 2018 में ज्वाइन करेंगे तो 2018 में उन्होंने ज्वाइन किया, और ज़ाहिर है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ा जो है वो बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन कंपैरिजन की अगर बात करें तहरीक इंसाफ के लिए, तो फतेहुल्लाह का नाम, एक तो वो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, तहरीक इंसाफ के पूरे गिलगित बल्तिस्तान के। इससे पहले सैयद जाफ़र शाह मरहूम वो सदर थे, और ये जनरल सेक्रेटरी थे। ज़ाहिर है वो सदर नहीं रहे, तो डेफिनेटली जो पीछे जो हम देख रहे हैं तो वो फतेहुल्लाह, शाह नासिर और ये 2-4 बड़े नाम पीछे मौजूद हैं, जो इस वक्त पार्टी के साथ बड़े एक्टिव भी रहे हैं और बड़े नाम भी हैं। ओवरऑल अगर पूरी लाट में अगर बात करें पूरी गिलगित बल्तिस्तान में, तो तहरीक इंसाफ में फतेहुल्लाह का नाम है पीछे। अगर हम बात करें, हम एक्टिव देख रहे हैं कि जो शख्स जो तहरीक इंसाफ यानी को जो इकट्ठा कर सका, जिसने जो एक्टिव रोल प्ले कर सका, जो चीज़ें नज़र आती रहीं वो हमें नज़र आ रही। दूसरा, वो सिटी से उनका ताल्लुक है, तो वो बड़ा अहम रोल भी हर वक्त जो है वो प्ले करना भी चाहिए था उनको, और उन्होंने प्ले भी किया। अब खालिद खुर्शीद की अगर बात करें, मैं पहले खालिद खुर्शीद के बारे में आपको बता देता हूँ कि वो ज़रा उनके बारे में भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। 2018 में खालिद खुर्शीद साहब पीटीआई में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। अब उन्होंने ज़रा कानून की तालीम हासिल की, 2009 इंग्लैंड से वापस आए। एक बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका। वालिद उनके चेयरमैन चीफ कोर्ट रहे, उससे पहले वो इलेक्शन लड़े और वो जीते भी। उनके एक चचा हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रहे हैं,
हाजत अनायत उनका नाम है। फिर उससे पहले हम अगर बात करें, एक भाई उनके यूनाइटेड नेशन में हैं, न्यूयॉर्क में इस वक्त हैं, उनका नाम आतिफ खुर्शीद है। और एक भाई उनके डॉक्टर हैं जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, आरिफ खुर्शीद उनका नाम है। ये यानी पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो एक अस्तोर की एक जो स्ट्रांग मजबूत फैमिली से उनका तल्लक है। अस्तोर के हल्का 1 यानी GBA 13 से इनका ताल्लुक है। टोटल वोट की बात करें तो 6,089 वोट लिए हैं उन्होंने, यानी एक कम 90, 6,090 वोट आप समझे उन्होंने लिए। अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ यानी जो हुकूमत बनाने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें खालिद खुर्शीद के नाम पहले से ही चल रहा था, क्योंकि फतेहुल्लाह का जो हल्का है उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ हंगामा राई भी हुई। पहले रात गए तक हम देख रहे हैं कि जमील की बात होती रही कि वो जीत रहा है, फिर उसके बाद सुबह ये पता चला कि फतेहुल्लाह जीत गया। उसके बाद ज़ाहिर है एक हंगामा राई भी हुई, रिकाउंटिंग भी हुई और सारे सूरत चलती रही। उसके बाद जो है फाइनली उसका रिजल्ट आया और 6,860 वोट उन्होंने हासिल किया। नोटिफिकेशन भी हो गया क्योंकि ये हल्का थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, तो इसलिए खालिद खुर्शीद के नाम पहले से चल रहा था। लेकिन हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि पहले सैयद जाफर शाह साहब थे, तो वो जब थे तो डेफिनेटली वो वज़ीर आला भी थे। उसी वक्त से ही खालिद खुर्शीद को एक सेकंड आप समझे ऑप्शन के तौर पर वो खालिद खुर्शीद का नाम पहले से ही चल रहा था कि अगर सैयद जाफर शाह साहब उस वक्त अगर नहीं होते, दूसरा ग्रुप अगर कोई होता तो वो खालिद खुर्शीद को वो सामने लेके आता। ये एक नहीं उस वक्त सूरत है। अब वो चेंज हो गई है। खालिद खुर्शीद साहब को सैफुल्लाह नियाजी साहब हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि सैफुल्लाह नियाजी साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के भी नहीं कर रहे सपोर्ट। अब आ जाते हैं फतेहुल्लाह साहब की तरफ। फतेहुल्लाह जो है वो उन्होंने 2014 में पार्टी को ज्वाइन किया। 2014 में पार्टी को ज्वाइन करने के बाद पहले 2009 में भी इलेक्शन लड़ा इंडिपेंडेंट के तौर पर। पार्टी पहले मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहे, फिर इख्तलाफात हुए, उन्होंने 2014 में पार्टी ज्वाइन कर 2015 में पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा। तीसरी पोजीशन थी। उनकी उम्र भी अभी 40 साल के करीब है, यानी नौजवान है। कंप्यूटर में उन्होंने मास्टर किया हुआ है, MSc कंप्यूटर साइंस में उन्होंने मास्टर किया। और फिर वो तहरीक इंसाफ के मेन उहदों में रहे, यानी 2015-16 में वो डिप्टी ऑर्गेनाइजर रहे तहरीक इंसाफ के। फिर उसके बाद 2017 से 2019 में जनरल सेक्रेटरी रहे गिलगित बल्तिस्तान PTI के, मास्टर उनकी जारी में। अच्छा, अब बात कर ली जाए कि जो आपने कंपैरिजन की बात की है, आल दो के एक 2-3 चैनल्स में चलाया कि खालिद खुर्शीद जो है वो शायद वज़ीर आला की दौड़ में वो आगे हैं, या उनका नाम भी उन्होंने लिया बाकायदा टिकर मैंने भी देखे। लेकिन मेरे ज़रा अभी भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये आपके बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है। वो अगर देखें, दो चीज़ें होती हैं ना, अगर तहरीक इंसाफ ने ये देखना है कि उनके लिए किस बंदे ने ज़्यादा काम किया, आगे कौन सा बंदा जो है वो ज़्यादा, यहाँ ये नहीं देखा जाता कि बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, आपने तालीम हासिल की है, बाहर से इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, आपके चाचा जो हैं वो, आपके दादा, आपके फादर जो हैं बड़े वो हैं, आप खुद क्या हैं, ये देखना होता है। अगर आप दोनों की को कंपेयर करेंगे तो फतेहुल्लाह जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा, उनके पास चूंकि ये भी एक एज, अगर मैं आपकी बात से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूं तो शायद 2009 से या उससे कबल जो है, चूंकि उनका ताल्लुक ही वहाँ से है गिलगित बल्तिस्तान से, और वो वहाँ के मुख्तलिफ लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहे, काफ़ी कॉर्नर मीटिंग्स भी इन्होंने जो PTI है उनके लिए मुनक्किद कराए। कई लोगों को ये PTI की जानिब लाने में भी कामयाब, तो आप समझते हैं कि ये उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग एज होगा? नहीं, देखिए, इस्लामाबाद में भी जब भी कहीं कोई गैदरिंग हुई तो आपने देखा होगा मैन लीडरशिप में फतेहुल्लाह जो है वो लीड करते रहे। गिलगित में भी जितने भी जलसे जुलूस हुए उसमें भी उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो बड़े सीनियर हैं तहरीक इंसाफ के। देखें, लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो हर एक में नहीं होती। पब्लिक को यानी ये नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे बड़े बड़े PhDs बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ में डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन पब्लिक को इकट्ठा करना, एक से रखना, अपने मतलब सियासत को समझना, ये एक अलग सी चीज़ है। फतेहुल्लाह इस वक्त सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट हैं CMशिप के लिए। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ रहा है, बहुत जगहों पे वो देखता है, वो सिटी की मेन पॉलिटिक्स करता रहा है गिलगित बल्तिस्तान की। वो अगर हम बात करें खालिद खुर्शीद तो वो थोड़ा अस्तोर की तरफ से वो हैं। अगर वो आते भी हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के जो 3 हल्के हैं वो बहुत ही अहमियत के अमल है। हल्का 1 मुझे बताएं,
एडवोकेट अमजद हैं, वो अपोजिशन लीडर बनते हैं, तो अस्तोर से आने वाला उनको किस तरीके से वो करेगा। हल्का 2 की बात करें, जहाँ से फतेहुल्लाह जीते हैं, वहाँ पर हाफिज हफीज़ रहमान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। 6000 वोट उन्होंने भी लिया, उन्होंने बड़े काम करवाए, उनकी भी एक से है अपनी जगह। और ये ज़ाहिर है फतेहुल्लाह ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जो स्पेशली गिलगित सिटी है, गिलगित डिस्ट्रिक्ट है, जिसके 3 हल्के हैं, वहाँ की सियासत को समझना सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ के मसाइल और इसलिए जो है वो है। अब अगर ओवरऑल बात करें कि जो फतेहुल्लाह हैं, देखिए फतेहुल्लाह को एक तो यह है कि गवर्नर जो हैं राजा जलाल, वो फतेहुल्लाह के साथ खड़े हैं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर फतेहुल्लाह के साथ खड़े हैं। पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी हैं। दीगर भी अरशद दाद की बात करें और एक दो और बात करें, वो भी उनके साथ खड़े हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी थोड़ा सा वो खुल के सामने खुर्शीद के लिए नहीं आ रहे, ये भी आपको, लेकिन झुकाव आप समझते हैं कि उनका झुकाव हजार है, वो पीछे हट के जैसे होता है कि आप ठीक है, आप करें, हम आपके साथ हैं। अब बात यह है कि मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। खालिद खुर्शीद साहब अपने काम कर रहे हैं, फतेहुल्लाह साहब अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अगर तो देखना है तहरीक इंसाफ को कि उन्होंने सिटी जो गिलगित बल्तिस्तान जो गिलगित डिस्ट्रिक्ट है उसको कंट्रोल करना है। जब कभी भी हमें देखना, अभी आपने देखा हल्का 2 में जो मामला सामने आए हैं वो गिलगित सिटी में आए हैं, वो अस्तोर में नहीं आए। अस्तोर से आने वाले के लिए वहां पे ज़ाहिर मुश्किलात होंगी, और फतेहुल्लाह क्योंकि यहाँ की सियासत समझते हैं, फिर अली अमीन गंडापुर यानी वफाकी वजीर भी उनके साथ हैं, वो उनका गठा काम किया है, गवर्नर उनके साथ हैं। तो एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो यानी ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जो है वो हुकूमत बनती है जब फेडरल मिनिस्टर, वजीर आला और गवर्नर अगर तीनों एक पेज पे होंगे तो डेफिनेटली वो डिलीवर करने में उनको आसानी भी आप समझते हैं जो कि तरीके इंसाफ करना चाहेगी वो करेगी, सूबे के मसाइल के हल में जो है वो आसानी होगी। चले ये तो एक जो असम्बली है वो जो बताया जा रहा है, ज़ाहिर है एक तो वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं, आपने खबर भी दे दी है। बिल्कुल, मैं इसी हवाले इसी जानिब आना चाहूँगी। कंपैरिजन तो आपने हमारे सामने रखा और इंशाल्लाह इसका जो फैसला है वो हमारे सामने बहुत जल्द भी आएगा। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला का नाम जो है मेरे ख्याल से अगर तहरीक इंसाफ, जो मुझे लग रहा है कि फतेहुल्लाह का नाम ही एज आ CM, क्योंकि इलेक्शन में इतना इस कदर आपने देखा होगा हल्का 2 में जो है वो शोर मचाया गया, वावेला किया गया, ने कोशिश भी की। देखिए पीपल्स पार्टी ने जो वहाँ पर इल्ज़ाम, पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पर उन्होंने अगर एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, तो उसके बाद फ़ौरन उनकी लीडरशिप ने ये वो तरदीद भी की इस बात की कि शर्पसंद नासर उनमें नहीं है, और उन्होंने कहा कि अगर है तो उनको गिरफ्तार किया जाए। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ें फैलाई भी जाती हैं, देखी भी जाती हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त, क्योंकि आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान इंटरनेशनली इस वक्त फोकस है, पड़ोसी मुल्क से लेकर तमाम जो ताकतें हैं वो इस वक्त उनका फोकस गिलगित बल्तिस्तान। जब से आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर CPAC है, तो एक तो ये देखना होगा कि अगर आपके वफाकी वजीर कुछ और, उसका रुख किसी और तरफ है, गवर्नर का किसी और तरफ है, वज़ीर आला का किसी और तरफ है, तो डेफिनेटली वहाँ पर मसाइल आ सकते हैं। सूबा जो है बनाने की बात की जा रही है। तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अगर तो वाइज डिसीजन लेगी, अगर वो समझेगी कि गिलगित बल्तिस्तान के मामलात को अच्छे तरीके से जो है वो चलाया जाए, तो फिर फतेहुल्लाह जो है वो आसानी से जो है वो CM जो है वो शिप उनका एक लंबा काबिल भी है, वो कर भी लेंगे। और मुझे लग भी रहा है, मुझे तो अपना एक जो मेरी सोच है, मेरी जो अपनी वहाँ का तजर्बा है, वो यही बता रहा है कि फतेहुल्लाह मोस्ट जो है सूटेबल कैंडिडेट है CM शिप के लिए। अब अगर कोई और कोई बड़ी सिफारिश आती है तो यहाँ पे बुज़दार भी लगाया गया है। बड़े लोगों ने वहाँ पर उस वक्त भी बताया था कि अलीम खान आ रहा है, फलाना आ रहा है, लेकिन बुज़दार आ गया था। तो ये गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बुज़दार की जरूरत नहीं है, वहाँ पर ऐसे बंदे की जरूरत है जो उस वहाँ की सियासत समझ सके, और गिलगित डिवीजन से उसका होना जरूरी है। तो उसमें फतेहुल्लाह के अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कोई सूटेबल। हालांकि जब रिजल्ट्स आउट हुए थे तो 2-4 नाम गर्दिश कर रहे थे, और 2-4 जो हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता होते हुए 2 तक पहुंचे हैं, और उसमें से भी कुछ जो निजी चैनल हैं वो बाकायदा तौर पर कई लोगों के नाम सामने लेकर आ रहे हैं। नाम आया उसमें ज़ाहिर बल्तिस्तान से 9 में से 8 सीट्स आई, तो उसमें वहाँ पर राजा आजम हैं, हमारी बात भी उनसे, वो भी वन ऑफ दी कैंडिडेट्स थे। फिर अमजद ज़ैदी, राजा ज़करिया जो हैं, तो इस तरह बहुत सी चीजें हैं। वो तो मैं समझ नहीं, कर्नल उबैद उनका बड़ा, लेकिन अभी चूंकि हम इन 2 लोगों पर इसलिए बात करें कि इन पर काफ़ी हलकों में बात हुई, और चूंकि आपने एक अपना नजरिया भी पेश किया है, दूसरी तरफ से कई लोग जो हैं वो ज़ाहिर अपने नजरियात पर बात कर रहे हैं। बात लोग कर रहे हैं कि जी खालिद खुर्शीद साहब जो है वो पढ़े लिखे हैं ज़्यादा,
ज़्यादा जो है वो चीज़ों को समझते हैं। वैसे हमने यहाँ पे पीटीआई के सियासत को मामलात मैं में बताऊं। देखा है, आप भी इस बात से वाकिफ हैं, जब हम विफाक के मामलात पर भी बात करते हैं तो हमने देखा है कि पीटीआई ने अक्सर बाहर से आए हुए लोगों को तरजीहात में शामिल रखा है। और ये भी हमने देखा है कि तालीमी बैकग्राउंड के हवाले से भी जब बात की जाती है तो पीटीआई उसको भी मद्देनजर रखते हुए शायद तजुर्बा जो है उसको वो बिल्कुल नजरअंदाज कर सियासत देते हैं। 2018 के इलेक्शन में हुई है। जी। गिलगित बल्तिस्तान में तजर्बा हुआ है, वो अली अमीन गंडापुर अब खुद कह रहे हैं कि वो नाकामी हुई है उनको। 6 कैंडिडेट, उनमें से 5 वो हैं जो तहरीके इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार थे जिनको टिकट नहीं दिया गया। आज वो वापस तहरीके इंसाफ में आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने बताया कि कारकुन उनके साथ है, वोटर उनके पास था, वो नजरियाती जो है वो तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे। जबकि आपने बोलते आप समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून से बड़े सीनियर पोस्ट, स्पीकर से लेकर आप देखें सूबाई वजीर, वो सारे हार गए। तो ये तो अंदाजा हो गया। अब आ गई सीएमशिप, तो वो ज़ाहिर है वो इतना आसान काम नहीं होगा कि अगर आप सिफारिश भी अगर वो किसी को दे देंगे। ठीक है, आप समझते हैं कि माजी की गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए और एक वाइस डिसीजन जो है वो पीटीआई को लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात कर लेते हैं जी। बड़ा अहम उनका ये दौरा साबित होगा, चूंकि जाहिर है कि 1 नवंबर को उन्होंने एक दौरा किया और उसमें जाकर उन्होंने एक ऐलान भी कर दिया। आवाम जो है वो सूबे की उम्मीदें भी अब उनसे बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। पीटीआई पहली बार हुकूमत करने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान में। वज़ीर आज़म इमरान खान पहला दौरा कर रहे हैं इंतखाबात के बाद। ये दौरा कब तक मुतवक्के है और किस नौयत का दौरा है? देखें, एक इलेक्शन के फ़ौरन बाद जब पीटीआई को 9 और ज़्यादा लेटर ऑन 10 पोजीशन मिली, फिर 10 सीटें ली, फिर आज़ाद भी मिले, तो एक कैबिनेट की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा तौर पर तारीफ़ भी की तहरीक इंसाफ की। लेकिन अली अमीन गंडापुर से बहुत सी गलतियाँ भी हुई वहाँ पर। सैफुल्लाह नियाज़ी और अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो पहले गिलगित बल्तिस्तान का जो दौरा करना चाहिए था उनको इलेक्शन से कुछ 6 माह पहले, तो शायद उनके लिए आसानी होती टिकट तकसीम करने में। खैर वो गलतियाँ इनसे हुई, अब तो वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म ने, आपने देखा होगा, 4-5 दिन पहले एक ऐलान किया था, बल्कि क्लेम किया था कि मैं मीटिंग के दौरान भी कि मैं बहुत जल्द हफ्ते के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाऊंगा। अब ज़ाहिर ये पॉलिटिकल उनका दौरा है, ये मंडे या ट्यूसडे को कंफर्म दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का, ये पॉलिटिकल दौरा है। और वो इलेक्शन जीतने के बाद एक तो वो वहाँ पर खुशी का इजहार है उनके लिए भी, और वो पार्टी की जो क़यादत है उनके लिए भी वो भी ये होगा कि ज़ाहिर ऐलान उस वक्त तक हो चुका होगा। वज़ीर आला का भी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर पहले से वो हो चुके हैं, चीज़ें सामने आ चुकी हैं। 29 को शायद अब हलफ हो जाएगा, यानी जो इंतखाब हो जाएगा वज़ीर आला का भी। उसके बाद कैबिनेट जो है डेफिनेटली बनाई जाएगी। अब आप ये भी देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त सर्दी का समा है और बहुत देर तक, क्योंकि ज़रा इस वक्त तक हुकूमत बनाकर लोग इधर आ चुके होते हैं वापस। तो ये जो आने वाला जो दिसंबर का मिड दिसंबर तक जो है वो चीज़ें मामलात जो है वो सामने आ जाएंगे। जनवरी जो है वो बहुत ही आप समझें कि ठंडा हो चुका होता है, वो उस वक्त तक मोस्टली जो है वो इस्लामाबाद में पहुंच चुके होते हैं। एक तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत ही अहम ऐलान करने हैं। एक तो सूबे का ऐलान उन्होंने पहले कर दिया, उसमें बहुत सी चीज़ें वो सामने लेके आएंगे। कुछ पैकेजेस जो हैं वो दे रहे हैं। अब वो पैकेजेस भी जो है वो मशरूत हैं क्योंकि सूबे के साथ, तो इसलिए पहले सूबे की जो बात उन्होंने कर दी, अब दोबारा से बाकायदा तौर पर उसको अमली जो है वो जामा कैसे बनाया जाएगा। एक तो ये देखना होगा करारदाद, जब असम्बली के मेंबर्स आएंगे वो एक करारदाद पेश की जाएगी। उसके बाद ये फेडरल जो है गवर्नमेंट जो है वो सूबे के हवाले से, क्योंकि पहले से पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड कर चुकी हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो अब उसके बाद सी पैक के हवाले से कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो काफ़ी जो है वो रुके हुए थे। फिर जब ज़ाहिर सूबा बनता है, NFC अवार्ड है, उसमें अच्छी खासी फंडिंग जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की जो इशूज़ हैं उस पर दी जाती है, क्योंकि ये इमरान खान को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के 4-5 बड़े इशूज़ हैं। उसमें इंटरनेट के हवाले से हमें ये भी इल्म है कि जब ये कोविड-19 के हवाले से बहुत से स्टूडेंट जो हैं, जिनको गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट जिनको मसाइल थे, उन्होंने एहतजाज भी किया। आपको याद होगा एक ट्विटर पर ट्रेंड भी चला था जिसको आपने भी उठाया था, वो भी वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंची थी बात। इसके साथ साथ लोड शेडिंग का मामला है, यानी गिलगित बल्तिस्तान को सिर्फ 3 बड़े इश्यूज अगर उनको सॉल्व हो गए। एक सबसे पहले लोड शेडिंग, आप देखें 22 घंटे इस वक्त लोड शेडिंग। अभी देख लें असेंबली के सेशन के दौरान स्पीकर ऑफ ले रहे हुए आज बिजली चली गई, इससे भी आप अंदाजा। तो दूसरा बड़ा इशू जो है वहां पर है इंटरनेट का। इंटरनेट की एक्सेस नहीं है जो है, क्योंकि जो एस्कॉम की तरफ से है वो उसकी लिमिटेड रेंज है। अब IT पार्क बन चुका है, उसका इफ्तिताह हो चुका है। अब ज़ाहिर है उसको भी इंटरनेट का जो एक बड़ा इशू है वो भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। फिर वहाँ पे ना गैस है, और लोड शेडिंग के खात्मे से
अगर वहां पे लोड शेडिंग का खात्मा होता है एज सुन एज पॉसिबल, वहां पर इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है जी। कई लोग यहाँ से पंजाब से सिंध से वहाँ इंटरेस्ट रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इंडस्ट्री लगाएं, और एटलीस्ट जो है जो बताया जा रहा है कि 2-3 लाख जो गिलगित बल्तिस्तान की लेबर है, जो वहाँ के टेक्निकल लोग हैं, वो वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। आप देखें टोटल आबादी उनकी 15-16 लाख है, उसमें से अगर 1-2 लाख जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, जो पूरे मैं समझता हूँ पाकिस्तान में धक्के खाते हैं, लेबर तबका है, बाहर जाते हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत वैसे भी तो गिलगित को हम मेन गेट देखते हैं जब हम पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं उसके हवाले से भी, तो यकीनन जितना डेवलप एक सूबा आपके पास होगा उतनी ही डेवलपमेंट आपकी इस कॉरिडोर से होती हुई आपकी जो मैशत है उसके मसाकिन में होने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। तो आने वाले वक्त में ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनका एज किस तरफ होना चाहिए? जैसे आपने टूरिज्म का भी बीच में जिक्र किया, लोड शेडिंग का जो खात्मा है वो भी ज़रूरी है, इंटरनेट तो बेसिक नीड्स में शामिल होने लग गया है अब, और उसके लिए मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनको लेकर प्राइम मिनिस्टर को आगे चलना चाहिए। इस वक्त की स्ट्रैटेजी आप क्या समझते हैं कि सबसे पहला जो पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग होगा वो क्या होगा? देखें, वज़ीर-ए-आज़म को पहले ही बता दिया गया है कि वहाँ पर जो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं है। वो आपको नज़र भी आएगा। आप अगर गिजर साइड से अगर आप वो शंदूर वाली साइड पे जाएं तो उसकी बिल्कुल जो पैथेटिक कंडीशन है रोड्स की, वो सी पैक का हिस्सा जो है वो होगा। और चित्राल की साइड से आप देखेंगे वो जब कनेक्टिविटी होगी डेफिनेटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो आमदरफ्त भी होगी, और वहाँ की लोकल जो लोग हैं उनकी देखिए जब टूरिज़्म बढ़ेगी, फिर इसी तरह अस्तोर की तरफ हम 1 साल पहले की और थी, अभी पोजीशन और है, ज़ल्ज़ला आने के बाद बिल्कुल जो रोड है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक हो चुकी है। इसी तरह जो गिलगित से अस्तोर जो मेन एक रोड सड़क तैयार हो थी वो भी पेंडिंग अभी चल रही है। एक तो यह है कि जो सड़कों का जाल है वो गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, वो कंप्लीट भी होने चाहिए, और मजीद उसमें अगर ये हुकूमत काम करेगी तो डेफिनेटली आप देखेंगे ये एक इनकलाब गिलगित बल्तिस्तान में आएगा। दूसरा वहाँ पर सबसे बड़ा इशू वो लोड शेडिंग का है। वो वहाँ पर मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो वहाँ पर पहले सर्वे कर चुकी हैं, 50,000, 80,000, 1 लाख मेगावाट तक वो अपने सर्वे वो दे चुकी हैं। अब कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जो टोटल नीड है वो सिर्फ 2,000 वाट से कम इजीली पूरा हो सकता है। अब रेस्ट ऑफ दी जो आप अगर पावर है तो वो आप उसको जो है वो पूरे पाकिस्तान में दे सकते हैं, वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है गिलगित बल्तिस्तान। इसी तरीके से जो बाकी जो दीगर हैं वहाँ पर टूरिज्म को बहुत काम किया जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बता दी गई हैं। अब ये जो वो दौरा कर रहे हैं उसमें बहुत से ऐलानात हैं, लेकिन ऐलानात के साथ साथ अगर बाद में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, वरना गिलगित बल्तिस्तान की तो आवाम ये भी कहती है कि जनाब ये तो बहुत अरसे से हमें इंटरनेट का मसला भी हम कर रहे हैं वो भी नहीं हल हो रहा, बिजली का मसला है। अब लास्ट अभी हमने विजिट किया, वहाँ आवाम ने कहा जी अगर हाफिज हफीज़ुर रहमान साहब सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से बिजली का मसला हल कर लेते, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा देते जो उनकी हुकूमत के आने था, और अगर वो फिर वो इलेक्शन हारते ना वो जीत भी सकते थे जी। और जाहिर है वो पार्टी का बयानिया और वो कुछ चीज़ें उनको वो कर गई हैं। अदरवाइज काम के लिहाज से अभी भी लोग कहते हैं कि जरा बड़े उन्होंने काम कराए, ठीक, नून लीग ने बड़ा फंडिंग की। अब तहरीक इंसाफ को देखना होगा जो बड़े 3-4 मसाइल हैं उसमें तहरीक इंसाफ क्या करती है, इमरान खान क्या करते हैं, क्योंकि वक्त इनके पास कम है। ये असम्बली हो सकता है कम हो, ये भी चीज़ें आने वाले 3-4 हफ्तों में कोरोना का भी तो जैसे चैलेंजेस का सामना है, और उसमें बाकायदा तौर पर जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर चलना, बड़ी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी की ज़रूरत जो है वो पीटीआई को रहेगी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। ये कुछ चीज़ें थी अहम जिन पर हम आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हम आपसे मज़ीद डिटेल बात करेंगे मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली हैं उनके हवाले से भी, और ख़ास तौर पर जब हम CM-शिप के हवाले से बात करें तो कुछ दीगर प्रोफाइलिंग में जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उन पर भी हम आपके साथ बात करेंगे, और वजारतों की तकसीम के मामले पर भी इंतहाई अहम जो है वो मालूमात हम आपसे हासिल करने की कोशिश करेंगे हमारे अगले प्रोग्राम में। आज के लिए नाज़रीन हमने आपको इतना ही अपडेट किया। गिलगित बल्तिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उसके अरकान ने अपना हलफ उठा लिया है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ओहदे भी फाइनलाइज हो गए हैं। CM की दौड़ में शामिल जो लोग हैं 2 इंतहाई अहम नाम, और उस पर हमारे जो मेहमान थे उन्होंने अपना तजिया पेश किया और उनके ख्याल में कौन CM होना चाहिए और PTI को क्या फैसला लेना चाहिए उस पर भी हमने बात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना दौरा कर रहे हैं आइंदा हफ्ते, यानी पीर या मंगल को ये दौरा मुतवक्के है, इसके हवाले से भी बातचीत की गई। इस दौरे पर भी हम कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक लाएंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।